नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के देखेंगे। आईबी एग्जाम जो आने वाला है, आईबी का एसीआईयू का एग्जाम जो है, इसमें अभी देखिए 15 तारीख को जो एग्जाम है, और प्लस अभी जो यूपीएससी का मेंस आने वाला है, उसमें भी अगर आप चाहें तो इसकी समरी को यूज कर सकते हैं। कुछ पॉइंट तो आपको मिल ही जाएंगे इसमें। जो इसमें मेन वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक हैं, सभी मैंने लिए हैं। और ये देखिए, इंग्लिश में भी बनाई है और हिंदी में भी बनाई है। हिंदी में भी ये देख लीजिए, हिंदी में भी देखेंगे। हिंदी इसका दो पार्ट में करेंगे। पहले वाले में पूरा इंग्लिश वाला करेंगे, और प्लस इसमें विश्व इतिहास के कुछ प्रमुख जो युद्ध हैं वो हिंदी वाले देख लेंगे। और दूसरे वाले में हिंदी वाला करेंगे पूरा, ठीक है। वैसे मैं हिंदी में ही पूरा समझाऊंगा। तो देखिए, स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, इसमें क्वेश्चन मैं आपको जो आ चुके हैं, मैंने एनालिसिस की आईबी के पेपर की। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? फैक्चुअल आते हैं। मतलब आपसे मान लीजिए पूछ लेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ, ठीक है, फिर रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ, ठीक है, 7 साल का जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था। फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं ऐसे। तो मैं इसमें फैक्ट्स भी ले रहा हूँ, और प्लस जो इम्पोर्टेंट, जैसे कई सारे रीजंस हैं, वर्ल्ड वॉर 1 के क्या क्या रीजन है, वर्ल्ड वॉर 2 के क्या क्या रीजन है, रशियन रिवॉल्यूशन के क्या क्या रीजन है, फ्रेंच के क्या क्या रीजन है, ये सब इसमें देखेंगे, ठीक है। और ये काफी दिन से आप लोग वेट कर रहे थे, तो सॉरी यार, आप लोगों को थोड़ा सा वेट कराना पड़ा, लेकिन फिर अच्छा मैंने मत बनाया है, मतलब कि ये एक वीडियो। और इसमें लास्ट में हम लोग कुछ एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, एमसीक्यू भी होंगे इसमें। और एक और हिंदी वाला वीडियो, इन दोनों को देख के आपका वर्ल्ड हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे 25 इस बार जो जीके के आएंगे। देखिए, जो आईबी का एग्जाम है उसमें वो एसएससी सीजीएल के पैटर्न पे ही है। 25 जीके में से 5-6 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, 6-7 क्वेश्चन आराम से वर्ल्ड हिस्ट्री के पुराने पेपर्स में भी आए हुए हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको छोड़ना नहीं चाहिए। ये वाला वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, पूरी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। सब कुछ मैं हिंदी में ही बताऊंगा, लिखा इंग्लिश में रहने दो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों हो जाएगा। देखिए, ग्रेट डिप्रेशन पूछा जा सकता है कि कब हुआ था। ग्रेट डिप्रेशन एक्चुअली इकोनॉमिक स्लम्प हुआ था नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, और जो दूसरी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री थी उस टाइम की, 1929 से चालू हुआ था ये, और करीबन 10 साल चला था, 1939 तक चला था। इसको बोला जाता है कि लॉन्गेस्ट है, सबसे ज्यादा लंबा जो डिप्रेशन चला है अगर पूरी दुनिया में, पूरे इंडस्ट्रियलाइज्ड जो वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो ये यही था, ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। फिर देख लेते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1918 में खत्म हुआ था, सभी लोग जानते हैं। कुछ और उसके फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट हुआ था, इसको ग्रेट वॉर भी बोलते हैं, इसको वॉर टू एंड ऑल वॉर्स भी बोलते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच वॉर इज नोन एज वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। तो ये है वर्ल्ड वॉर 1। यूरोप में चालू हुआ था ये, और इसके बहुत सारे रीजन थे। एक मैनिया करके ट्रिक है, वो अभी हम देखेंगे। एग्जैक्ट डेट जो इसकी अगर आपसे पूछा जाएगा, तो 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 तक एग्जैक्ट जो हुआ है वो देखेंगे इसमें। वो मतलब चला है इसमें, बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई थी, करीबन 70 लाख लोग की करीबन ये इसमें इन्वॉल्व थे। देखिए, 70 मिलियन, सॉरी 70 मिलियन मतलब हो गया, 7 करोड़ मिलिट्री पर्सन इन्वॉल्व थे। इसके रीजन तो बहुत सारे थे, लेकिन जो इसका इमीडिएट रीजन वो ये था कि 28 जून 1914 में ऑस्ट्रिया हंगरी के जो ये आर्क ड्यूक थे, फ्रांज फर्डिनेंड, ये इन्होंने विजिट कर रहे थे, गुडविल विजिट थी। लेकिन एक ब्लैक हैंड करके कोई ग्रुप था सर्बिया में, वहां के एक बंदा था गैवरिलो प्रिंसिप, ठीक है, ये सराजोवो नाम की एक जगह है सर्बिया में, उसने इनकी हत्या कर दी। और तभी से फिर ये जो एक इमीडिएट ट्रिगर मिला था उसको यही मिला था। और फिर 28 जुलाई को देखिए, ऑस्ट्रिया हंगरी ने वॉर डिक्लेयर कर दिया था सर्बिया के खिलाफ, क्योंकि सर्बिया ने उनके आर्कड्यूक की हत्या कर दी थी। और उसके फिर नेक्स्ट डे रशिया ने अपना मोबिलाइज करना चालू कर दिया था, और फिर ये वॉर पूरा चालू हुआ। पूरा डिटेल में नहीं देखेंगे। ये देखिए, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो देख लीजिए। वर्ल्ड वॉर 1 में देखिए एग्जैक्ट डेट क्या है, 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 तक। एग्जैक्ट आपको इमीडिएट रीजन पता चल गया क्या हुआ था। 4 साल 3 महीने 2 वीक तक चला था ये। इसमें कहाँ कहाँ, पूरा यूरोप में आसपास, प्लस चाइना, इंडियन ओशियन में चला था ये। रिजल्ट क्या हुआ था? एलाइड विक्ट्री हुए थे। देखिए, दो ग्रुप थे, एक एलाइड पावर्स थे और एक थे सेंट्रल पावर्स। सेंट्रल पावर्स में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन एम्पायर, ठीक है, और बुल्गारिया। और जो एलाइड पावर्स थे वो थे फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, सर्बिया, बेल्जियम, जापान, इटली, पुर्तगाल, रोमानिया, यूएस और चाइना, ग्रीस। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो जापान और इटली हैं, ये इसमें एलाइड पावर्स में थे, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे। और प्लस देखिए, रिजल्ट यही हुआ था कि सेंट्रल पावर्स ये सेंट्रल पावर्स हार गए थे और एलाइड की विक्ट्री हुई थी। फिर जर्मनी में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे कि आप एक लिमिट से ज्यादा फोर्स नहीं रख सकते हैं,
आपको इतना हर्जाना भरना पड़ेगा, पूरी तरह से मतलब जर्मनी को दोषी ठहरा दिया गया था। और इसीलिए जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेज वाली हुई थी उसमें इतने ज्यादा टफ कंडीशन थे कि जर्मनी में फिर हिटलर का राइज हुआ, उसने लोगों को भड़काया वहां पे कि हमारे ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, जर्मनी के लोगों को एक होना पड़ेगा और ये सब चीजें। उसीलिए फिर हिटलर का उदय हुआ और ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस की फिर ये देखिए बाकी सारे लोगों ने देशों ने क्या करना चालू किया कि जर्मनी को थोड़ी सी अपीसमेंट देना चालू किया कि ठीक है चलिए जर्मनी अब अच्छा काम कर रहा है, इसको रोकिए मत। और जर्मनी एक्सपैंड करता गया। फाइनली रीजन बना वर्ल्ड वॉर 2 का, जब उसने पोलैंड पे अटैक कर दिया था। तो ये देखिए जो ये वर्ल्ड वॉर 1 है, इसमें जो ये कुछ रिजल्ट दिए हुए हैं, और इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा जो यूपीएससी वाले हैं कि ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस मेन था, फॉल हो गया था जर्मनी का, रशिया का एम्पायर और ओटोमैन ये सब, ठीक है। उसके बाद देखिए रशिया में तो रिवॉल्यूशन चालू हुआ था, वो अलग है। जो ट्रांसफर जो जर्मनी बहुत सारी कॉलोनी कैप्चर कर ली थी, उसको ट्रांसफर कर दिया गया था ओटोमैन यानी कि टर्की एम्पायर के लिए। लीग ऑफ नेशन बना था। लीग ऑफ नेशन क्या है, यूएन का मतलब, यूएन से पहले लीग ऑफ नेशन बना था लेकिन वो फेल हो गया था, इसीलिए बाद में फिर यूएन बनाना पड़ा। कॉजेस क्या थे वर्ल्ड वॉर के, मैनिया, ये अगर आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। देखिए मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इससे रिलेटेड बहुत सारे तो 200-300-400 क्वेश्चन जितने भी आप बना सकते हैं बना लेंगे। अब देखिए कॉजेस में भी पूछ सकते हैं क्या क्या कॉजेस थे। मिलिट्रिज्म बढ़ता जा रहा था, अलायंस बढ़ते जा रहे थे, दो दो तीन तीन के ग्रुप के अलायंस बन रहे थे, नेशनलिज्म बढ़ता जा रहा था उस टाइम पे, नेशनलिज्म की भावना पे ये देश जो अपने नागरिकों को भड़काते थे उसी तरह इंपीरियलिज्म तो बढ़ता जा ही रहा था। और फाइनली जो असैसिनेशन, यानी कि असैसिनेशन किसका हो गया था, आर्क ड्यूक का जो हो गया था, वो जो ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्क ड्यूक थे उनको सर्बिया के ब्लैक हैंड के एक मेंबर के बंदे ने मार दिया था, ये आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 की बात अगर करें तो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था किसके किसके बीच में, अलाइज और एक्सिस के बीच में। इसमें ये देखिए चला था, ग्लोबल वॉर था 1939 से लेकर 1945 तक, ठीक है। और इसमें उस समय की जितनी भी मेजर कंट्रीज थी लगभग सभी इन्वॉल्व थी, और करीबन 100 मिलियन यानी कि समझ सकते हैं आप, लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ लोग उस समय इन्वॉल्व थे करीबन इसमें टोटल, अगर आप पॉपुलेशन देखें। देखिए वर्ल्ड वॉर 2 ज्यादा दिन चला है वर्ल्ड वॉर 1 से, ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बता सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 चला था करीबन 4 साल, कुछ 3-4 महीने अभी देखा था हमने। वर्ल्ड वॉर 2 चला था 6 साल 1 दिन। 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ था, 2 सितंबर 1945 तक चला था। लोकेशन यूरोप, पैसिफिक, अटलांटिक, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, मिडिल ईस्ट, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका को आपकी ट्रिक याद होगी, SEED। 4 कंट्रीज है, मैं कई बार बता चुका हूँ। जो लोग रेगुलर देखते हैं वो प्लीज आप कमेंट करिएगा उसका ट्रिक का क्या मतलब है। रिजल्ट क्या हुआ था, एलाइड विक्ट्री हो गई थी, एलाइड की विक्ट्री हुई थी। नाजी का एम्पायर कोलैप्स कर गया था, जापानी और ये जो इटालियन एम्पायर ये भी एक्सपेंसिव पॉलिसी पे आ गए थे। यूएस ने बम, एटॉमिक बम का यूज कर लिया था। ये लीग ऑफ नेशन को डिसॉल्व कर दिया गया था, यूएन बना था। और ये यूएस और सोवियत यूनियन दो सुपर पावर थे। और वर्ल्ड वॉर 2 हो गया उसके बाद बहुत दिनों तक कोल्ड वॉर चलता रहा, जो कि था वेस्ट अलाइज और ये ईस्ट अलाइज के बीच में। देखिए एक तो था यूएस का डोमिनेशन, यूएस और प्लस उनकी जो भी ग्रुप की कंट्रीज हैं जो उनको यूएस को मानते थे सुपर पावर, और एक था अपना रशिया का। तो रशिया का और यूएस के बीच में कोल्ड वॉर चलता रहा करीबन जब तक सोवियत यूनियन खत्म नहीं हुआ 1992 के करीब, ठीक है। और फिर ये तब मिलिट्री अलायंस भी चले थे, देखिए यूएस ने बनाया था नेटो का, आज भी चलता है वो। और जो ये रशिया ने बनाया था वार्सा पैक्ट का, वो खत्म हो गया। लेकिन देखिए नेटो के बारे में देख लीजिए, नेटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये क्रिएट किया गया था 4 अप्रैल 1949 को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। यूएस का एक तरह से ये मिलिट्री ये ग्रुप था। इसमें इस समय 29 इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, और लेटेस्ट जो कंट्री है उसने जिसने नेटो को ज्वाइन किया, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो है मॉन्टेनिग्रो। और दूसरी बात ये कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, ब्रसल्स बेल्जियम में, ये आप याद रखिएगा। वार्सा पैक्ट तो सोवियत यूनियन के साथ खत्म हो गया। तो वर्ल्ड वॉर 2 की हम बात कर रहे थे। देखिए वर्ल्ड वॉर 2 में जो मेन लीडर्स कौन कौन से थे, पहली बात तो एक्सिस पावर और एलाइड पावर थी वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर 1 में क्या क्या था, एलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स, ये दोनों चीज याद रखिएगा। इनकी कंट्रीज के नाम भी याद रखिएगा क्योंकि कंट्रीज पूछ सकते हैं आपको, उनमें से दे देंगे कि मान लीजिए वर्ल्ड वॉर ने पूछ लिया कि सेंट्रल पावर में बताइए कौन कौन सी कंट्री थी, और 3-4 कंट्रियों के नाम दे दिए, तो आपको याद रखना है जर्मनी थी, उसमें जर्मन एम्पायर था, ऑस्ट्रिया हंगरी था, ओटोमैन एम्पायर था, बुल्गारिया था, ये सब। वर्ल्ड वॉर 2 में कौन कौन थे देश, एक्सिस पावर थे और एलाइड पावर थे।
एक्सिस में कौन कौन से थे, जर्मनी, इटली और जापान, जो अपना बहुत ज्यादा उस समय एम्पीरिज्म, और ये देखिए ये जर्मनी, इटली और ये जापान में सब में अलग अलग फिलोसफी चल रही थी। जर्मनी में नाजिज्म चल रहा था, इटली में फासिज्म चल रहा था। तो वो उस समय की जो डिक्टेटरशिप, एब्सोल्यूट मोनार्की वाली और ये सब चीजें चल रही थी उस टाइम पे, इसीलिए वॉर हुआ था। कभी देखिए डिटेल में पूरा डिस्कस करेंगे, अभी मैं पूरे एक वीडियो में बना रहा हूँ आईबी एग्जाम और प्लस मेंस के लिए कुछ पॉइंट आपको इनपुट देने के लिए। अब आईबी के लिए तो ये दो वीडियो सफिशिएंट होंगे, आईबी के लिए तो आप और कुछ ना पड़िएगा, इसमें से हो जाएगा। मतलब लगभग गारंटी तो आदमी की जिंदगी की भी नहीं होती है, लेकिन इसमें काफी कुछ मैंने पेपर में देखा है और कवर किया है। एलाइड में देखिए कौन कौन से देश थे वर्ल्ड वॉर 2 में, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड। इंडिया इसलिए था क्योंकि इंडिया ब्रिटिश एम्पायर के अंडर था, तो इसलिए जबरदस्ती खींच लिया गया था इंडिया को। और इसीलिए देखिए कांग्रेस की मिनिस्ट्री ने रिजाइन भी कर दिया था जो बनाई थी 7 जगह पे। सोवियत यूनियन, चाइना और यूएसए, ये थे अलाइड पावर्स। अब देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के कॉजेज क्या क्या थे। ये हुआ था चालू सितंबर 1939 में, जब ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि जर्मनी ने पोलैंड पे इन्वेजन कर दिया था, पोलैंड पे अटैक कर दिया था जर्मनी ने, और उसी के बाद जर्मनी पे ब्रिटेन और फ्रांस ने कर दिया था। ठीक है। अब ये देखिए ये जो आउटब्रेक था ये तो जर्मनी के इन्वेजन से हुआ था, जो आउटब्रेक था वर्ल्ड वॉर 2 का। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 को होने के और भी कॉजेज थे। देखिए अभी मैंने बताया आपको, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज थोप दी थी जर्मनी के ऊपर, और बहुत सारे उनपे पेनल्टी, आप 1 लाख से ज्यादा फोर्स नहीं रख सकते हो, फाइनेंशियल इतना देना पड़ेगा, बहुत मतलब एकदम उनकी कॉलोनी छीन दी थी। तो इसीलिए वहां के लोगों में भी बहुत ज्यादा गुस्सा था, और उसी का हिटलर ने फायदा उठाया था, लोगों को भड़का के नेशनलिज्म और ये सब चीजों पे। और दूसरी बात थी, फेलियर हो गया था लीग ऑफ नेशंस का, वो कोई सेटल ही नहीं कर पा रही थी डिस्प्यूट लीग ऑफ नेशन। और फिर ये अपीजमेंट पॉलिसी जो दे रहे थे बाकी देश जर्मनी को, वो भी फेल हो गई थी। और सबसे बड़ा रीजन था हिटलर का राइज। ये सब रीजन थे वर्ल्ड वॉर 2 के। फिर उसके बाद देखिए वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म करने के लिए एक तरह से जापान जब बचा था लास्ट तक, तो यूएस ने पहली बार एटॉमिक बॉम्ब का यूज किया था हिरोशिमा और नागासाकी साकी पे। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। अब ये कौन कौन सा यूज किया था ये भी आप याद रखिए। देखिए ये यूनाइटेड स्टेट्स ने बॉम्ब ड्रॉप किए थे यूके की कंसेंट लेके, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। क्या पता ये भी पूछ ले कि आपको जब यूएस ने बॉम्ब ड्रॉप किए थे तो किसी की कंसेंट ली थी, कौन सा देश था वो, यूके की कंसेंट ली थी। 2 बॉम्ब किए थे 6 अगस्त और 9 अगस्त को, और वो क्यूबेक एग्रीमेंट था। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं क्यूबेक एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है, ये जब एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी हिरोशिमा और नागासाकी की, उससे रिलेटेड है क्यूबेक एग्रीमेंट। ठीक है। 6 अगस्त को यूएस ने बॉम्ब ड्रॉप किया था। इस पहला बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय, और वो यूरेनियम गन टाइप था, ये भी याद रखिएगा, टाइप भी। ठीक है। हिरोशिमा पे किया था, और उसके फिर 3 दिन बाद 9 अगस्त को एक प्लूटोनियम इम्प्लोजन टाइप, ये फैट मैन नाम का बॉम्ब कर दिया था नागासाकी पे। मतलब जापान को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। आज भी उसके अवशेष वहां पे मिलते हैं, और मतलब जो डिसीजेस, रेडिएशन, ये सब जो हार्मफुल इफेक्ट है वो आज भी वहां पे कई सारे लोगों की जनरेशंस ने झेला है वो जापान ने। खैर आज की डेट में तो जापान यूएस का सबसे क्लोजेस्ट एलाई है, तो आज तो ये सब मतभेद भुला चुका है जापान और यूएस। तो ये आप याद रखिएगा, लिटिल बॉय और फैट मैन। और लिटिल बॉय क्या है, यूरेनियम 6 अगस्त को फेंका था जापान, यूएस ने जापान के ऊपर। 9 अगस्त को फेंका था नागासाकी के ऊपर, और ये है प्लूटोनियम बेस्ड। सोवियत यूनियन क्या था, ये इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए सोवियत यूनियन जो रशिया डोमिनेट करता था कई सारे ग्रुप्स को, और इसीलिए सोवियत यूनियन एक तरह से, इसका क्या नाम था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है। और ये सोशलिस्ट स्टेट था यूरेशिया में। 1922 से लेके 1991 तक ये रहा है, और फाइनली ये डिसॉल्व हो गया था 26 दिसंबर 1991 को। इसकी डिसॉल्व वाली डेट जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, कई बार आ चुका है ये, कि सोवियत यूनियन डिसॉल्व कब हुआ। और सोवियत यूनियन के फाइनली जो 15 ये स्टेट निकले जब ये सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो गया, वो कौन कौन से थे, अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, इस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, रशिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। ये सब सोवियत यूनियन जिस दिन डिसॉल्व हो गया 26 दिसंबर 1991 को, उसके बाद 15 जो स्टेट जो कंट्री निकली वो ये थी। ठीक है। ये आप याद रखिएगा। देखिए ये याद रखिएगा, सोवियत यूनियन जो था ये मार्क्सिस्ट सोशलिज्म पे बेस्ड था, और 15 कंट्री इससे डिसॉल्व होकर निकली थी। 26 दिसंबर 1991 को फाइनली डिसॉल्व हुआ था, 1922 से लेके 1991 तक। तो सोशलिज्म वाली फिलोसफी को रशिया ने बहुत ज्यादा एक्सप्लोइट किया था, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म पे बेस्ड था वो सब।
फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि 7 वॉर जो ईयर वॉर था वो किसके किसके बीच में लड़ा गया। देखिए जो मेजर जो कंट्री थी 7 ईयर वॉर की वो थी ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस। इन दोनों के बीच में 7 साल का पूरा युद्ध था। एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट थी ये। 1756 से लेकर 1763 तक चली थी, ये आप याद रखिएगा। और इसने जितनी भी उस टाइम की यूरोप की ग्रेट पावर थी सभी को लगभग इन्वॉल्व किया था। 5 कॉन्टिनेंट पे ये पूरा फैला हुआ था, ये देख लीजिए, यूरोप, अमेरिका, वेस्ट अफ्रीका, इंडिया और फिलीपाइंस पे। ठीक है, एक तरफ ग्रेट ब्रिटेन की कंट्रीज थी और उनके कोलिशन प्रुसिया, जैसे पुर्तगाल, हैनोवर और प्लस दूसरे जर्मन स्टेट, और प्लस दूसरी तरफ थे फ्रांस से रिलेटेड जो भी कंट्रीज थी, फ्रांस की जो भी एलाइज थी, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रियन, ये जो लेड होली रोमन एम्पायर था, रशियन एम्पायर था जो, ठीक है, और उसके बाद ये जो बॉर्बन स्पेन और ये सब। तो ये 7 ईयर वॉर, ये दो चीज आपको याद रखनी है। पहली बात तो 1756 से लेकर 63 तक चला, और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट था ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। ठीक है, ये दोनों चीज याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ये क्या था, कब तक चला, इससे रिलेटेड जो फैक्ट है। देखिए अमेरिकन रिवॉल्यूशन क्या था, एक कॉलोनियल रिवोल्ट था। पहले एक टाइम पे ऐसा था कि जो ग्रेट ब्रिटेन था उसमें ऐसा बोला जाता था कि ग्रेट ब्रिटेन का सूरज कहीं भी अस्त नहीं होता है। इसका ये मतलब था कि ग्रेट ब्रिटेन ने पूरी दुनिया में अपनी कॉलोनी फैला रखी थी, ये इसका मेन इंपॉर्टेंट मेन था। अब देखिए इसमें ये था कि ये लोगों सोचो कि जो ग्रेट ब्रिटेन वाले थे ये अमेरिका तक पे रूल किए हुए हैं, और अमेरिका को भी इन्होंने कॉलोनी बना के रखा था। 13 कॉलोनी थी वहां पे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आईबी में कि जब 13 कॉलोनीज ने जो वॉर जीता था, जो ये इंडिपेंडेंस जीती थी ग्रेट ब्रिटेन की, वो किस वॉर से रिलेटेड है, तो वो किस वॉर से रिलेटेड है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन से। ठीक है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन कब लड़ा गया, 1765 से लेके 1783 तक। ठीक है, और इसमें 13 कंट्रीज थी ग्रेट ब्रिटेन की, उन्होंने 13 ने अपने को ग्रुप बना के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना दिया। आज की डेट में यूएस के 50 स्टेट हैं, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद रशियन रिवॉल्यूशन का अगर आप मेन चीज बात करें तो ये देखिए, इसमें रशियन रिवॉल्यूशन में एक्चुअली दो टाइप के रिवॉल्यूशन, दो एक्चुअली रिवॉल्यूशन काफी फेमस रहे, फरवरी रिवॉल्यूशन और अक्टूबर रिवॉल्यूशन। तो ये दोनों अगर आपसे पूछा जाएगा फरवरी रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो वो रशिया रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। अक्टूबर रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, वो भी रशियन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। दूसरी बात ये कि इसके जो ये एक तरह से मतलब उस टाइम पे जारिस्ट जो एम्पायर था बहुत ज्यादा ऑटोक्रेट था, और सोशल वर्क, सोशल जो ग्रुप बटे हुए थे उन सब में मतलब काफी सारे इसके कॉजेज थे। कॉजेज की बात करें तो सबसे पहले तो ऑटोक्रेटिक रूल था ये। पॉलिसी ऑफ रसिफिकेशन का मतलब है कि जो जार हैं वहां पे, निकोलस जार, उन्हीं के लोग वो हमेशा रूल करेंगे, उनका सन रूल करेगा। ये सब चीजें थी। उसने एक पॉलिसी थी वन जार वन चर्च वन रशिया। ये जो सब चीजें थी इसकी वजह से हुआ था रशियन रिवॉल्यूशन। सोशल सिस्टम भी है, जैसे दो क्लासेस में लोग बटे हुए थे, रिच थे, पुअर थे, नोबल, फ्यूडल लॉर्ड्स और रिच, ये सब रिच में बिलोंग करते थे, फिर पेजेंट, लेबर और ये सब। मतलब फ्रांस और रशिया का एक तरह से देखें तो सोसाइटी में जो इम्बैलेंस था उसी की वजह से रिवॉल्यूशन हुआ था। लोगों को, गरीबों को दबाया जा रहा था, जो रिच थे और ज्यादा अमीर हो जा रहे थे। वही ये सब मतलब हिस्ट्री से पूरा विद्यमान है, आज की डेट नहीं है। आज भी होता है कि गरीब जो और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, वही सब चीजें हैं। मेन चीज आपको रशिया में याद रखनी, फरवरी रिवॉल्यूशन भी रशियन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, अक्टूबर रिवॉल्यूशन भी रशियन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, कॉजेज मैंने बता दिए। और दूसरी बात ये भी था कि इन्फ्लुएंस भी था इसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। अब दूसरी बात, एक क्वेश्चन आईबी में आता है कि 1917 किस लिए फेमस है, 1917 रशियन रिवॉल्यूशन के लिए फेमस है। दूसरी बात ये कि जब रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में हो गया था, देखिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रशिया के रिवॉल्यूशन से क्या क्या लिया गया है। रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। ये एजुकेशन वाला तो नहीं है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। तो जस्टिस वाला जो आइडियल है वो हमने लिया है रशियन रिवॉल्यूशन से, ये आप जरूर याद रखिएगा। रशिया से हमने और भी चीजें ली है, जैसे फाइबर की प्लानिंग जो है वो सोवियत यूनियन पे बेस्ड थी, वो भी हमने रशिया से कॉपी की, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, पहली बात तो ये कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के स्लोगन क्या थे। देखिए हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल अगर आपने पढ़ा होगा तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों चीजें हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ली है। आपने जो बोरोड फीचर्स पढ़े होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो यही है कि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को ये स्टडी करके लिया है। हमारा पूरा इंडिविजुअल नहीं है, हमने सबका स्टडी किया और जो हमको बेस्ट लगा है वो हमने लिया है। ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमने क्या क्या लिया, ये आपने लिया लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। और देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन चला कब कब तक,
सबसे पहली बात तो ये चला था 1789 से लेके 1799 तक चला था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये उसके बाद फिर ये पार्शली कैरी फॉरवर्ड किया गया नेपोलियन के द्वारा, और फिर देखिए नेपोलियन ने इसको एक तरह से कैप्चर कर लिया था, और फिर उसके बाद ये रिवॉल्यूशन हुआ था। इसने देखिए मोनार्की को तो एंड कर दिया था, रिपब्लिक इस्टेब्लिश कर दी थी, लेकिन बहुत ज्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ था, बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ था, और फाइनली जो उनके एम थे वो भी पूरे नहीं हो पाए थे, क्योंकि नेपोलियन आ गया था, वो इतना बड़ा डिक्टेटर था, ये पूरी दुनिया ही जानती है। कॉजेस क्या क्या थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, ये आप याद रख सकते हैं। देखिए कॉजेस में बहुत ज्यादा डिबेट है, मेन तो यही था कि देखिए फ्रेंच का जो ये सपोर्ट था, जैसे अमेरिकन ये इंडिपेंडेंट कराने में बहुत ज्यादा डेप्ट में आ गए थे, 7 साल का जो वॉर लगा था उसमें बहुत ज्यादा डेप्ट आ गए थे। दूसरी बात, वहां के राजा बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करते थे, बहुत अय्याशी से रहते थे, लेविश लाइफ थे, तो बहुत ज्यादा उनका जो ये ट्रेजरी है जो गवर्नमेंट की, वो बहुत ज्यादा डेप्ट में आ गई थी, और इसीलिए उन्होंने फिर टैक्सेशन करना चालू कर दिया कि भैया हमारा राज खजाना खत्म हो गया है, तो अब आप टैक्सेशन बढ़ा दो, और इन सब की वजह से बहुत ज्यादा हार्वेस्ट भी बेकार हो गया था, पुअर और पुअर होते जा रहे थे। उसके अलावा देखिए इनलाइटनमेंट आइडियल्स भी थे उस टाइम पे, उसके अलावा जो सोसाइटी बटी हुई थी वो सब भी थी, थर्ड स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट। तो थर्ड स्टेट ने फाइनली ये असॉल्ट, ये जो बेस्टाइल पे जो जुलाई में किया था, इसकी वजह से, और फाइनली फिर डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ सिटीजन। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन ये किस रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, ये रिवॉल्यूशन किससे है, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर ये वुमेन का मार्च भी हुआ था वर्साइलिस की तरफ, तो ये सब मिला के फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आपको रिलेटेड याद रखना है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमने क्या लिया, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ओपियम वॉर, ये जो अफीम के युद्ध हुए थे, ये किसके किसके बीच में होते, देखिए ब्रिटिश और चाइना के बीच में हुए थे, 2 वॉर हुए थे। ये मेन बात थी कि देखिए ब्रिटिश जो था वो अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रहे थे, उसकी वजह से उनको ये फिर धीरे धीरे पता लगा कि जो ओपियम है ना, अफीम, वो चाइना में काफी अच्छा ट्रेड के लिए है उनके पास ऑप्शन, तो उन्होंने उस ऑप्शन को इग्नोर किया, और उसी की वजह से पहले चाइना ने रेजिस्ट किया, लेकिन फिर फाइनली ब्रिटिश उस टाइम पे मेन पावर था, तो चाइना ने गिव अप कर दिया, और चाइना ने दोनों वॉर इसमें हारे थे। क्वेश्चन ये आता है ओपियम वॉर किसके किसके बीच में होता है, चाइना और ब्रिटेन के बीच में। पहला वॉर कब हुआ था, ये हुआ था 1839 से लेकर 1842 तक। सेकेंड वॉर कब हुआ था, 1856 से लेकर 1860 तक, और इसने जो उस टाइम की किंग डायनेस्टी थी उसको पूरी तरह से कमजोर कर दिया था, और फाइनली चाइना को फोर्स कर दिया था कि भाई साहब आपको ट्रेड करना पड़ेगा। पहला वो, अब ये जो अफीम वॉर हुआ था 1839 से 1842 तक हुआ था, और ये कंक्लूड कैसे हुआ था, ट्रीटी ऑफ नानकिंग 1842 में हुई थी, और इस ट्रीटी ने हांगकांग को यूके में एक्सीड कर दिया था, सीड कर दिया था, मतलब कि मान लिया था कि हाँ यूके का पार्ट है ये, और प्लस ट्रीटी पोर्ट भी कई जगह स्टेब्लिश कर दिए गए थे। और उसके बाद देखिए एक और ट्रीटी, उसमें फिर ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे दिया गया यूके को, और उसी में देखिए फ्रेंच ने भी काफी सारे फायदे उठाए थे, इसीलिए तो पहला वाला जो वॉर है वो खत्म होता है ट्रीटी ऑफ नानकिंग 1842 में। उसके बाद फिर ये देखिए जो ये 1856 से लेकर 1860 तक देखें तो ब्रिटिश फोर्सेस ने कुल मिला के अफीम ट्रेड को लीगलाइज कर दिया था पूरी तरह से चाइना में। कुली ट्रेड जो है वो इसी से रिलेटेड है, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद फिर ये ओपन कर दिया गया जितने भी ब्रिटिश मर्चेंट है सबके लिए, और ये एक वॉर भी चला था, देखिए सेकंड वाला जो ओपियम वॉर था, अफीम वॉर था, फ्रांस ने भी ब्रिटिश का पूरा पूरा साथ दिया, और उस वॉर को बोला गया एरो वॉर। तो एरो वॉर अगर पूछा जाएगा आपसे किससे रिलेटेड है, ये ओपियम वॉर से रिलेटेड है, अफीम वॉर से रिलेटेड है, ब्रिटिश और चाइना के बीच में। फिर उसमें और पोर्ट खोल दिए गए थे, कुल मिला के मतलब चाइना को ये फोर्स कर दिया था कि भैया जी आपको ब्रिटिश के अंदर आना पड़ेगा। फिर ये क्वेश्चन आता है कि 100 ईयर वॉर किसके किसके बीच में हुआ, देखिए 100 साल का युद्ध जो हुआ था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, ठीक है। ये दोनों चीज आप याद रखिएगा। और कब से कब तक चला था, देखिए 100 ईयर वॉर एक्चुअली सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थी 1337 से लेके 1453 के बीच में। और फाइनली देखिए ये 100 ईयर वॉर क्यों चल रहा था, देखिए फ्रेंच की थ्रोन के सक्सेशन के लिए, मतलब फ्रेंच का जो राजा था उसके कोई जो लास्ट राजा था, जैसे ये चार्ल्स फोर्थ था ये करके, और इसका कोई सन नहीं था, तो इसी के लिए फिर ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि कौन इसकी गद्दी पे अगला वारिस होगा। तो उसके लिए क्या किया गया कि ये जो एक एडवर्ड थ्री था इंग्लैंड का, ये इसका क्लोजेस्ट मेल रिलेटिव था। अब लेकिन वहां पे एक चीज ये पास कर दी गई थी
एक्चुअली कि जो वुमेन है वो उनको नहीं मिलेगा ये। तो मतलब देखिए इनकी जो माँ थी चार्ल्स फोर की, वो इसाबेला ने क्लेम किया कि फ्रेंच थ्रोन इनको मिलना चाहिए, जो कि जो राजा था फ्रांस का वो था चार्ल्स फोर, उसका कोई संतान नहीं था, मतलब रियल संतान उनका कोई नहीं था, ठीक है। और लेकिन जो इनका क्लोजेस्ट मेल रिलेटिव था वो एडवर्ड थ्री था, और उसकी माँ इसाबेला ने क्लेम किया था फ्रेंच थ्रोन इनको मिलना चाहिए, लेकिन फ्रांस ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ईसाबिला ये ट्रांसमिट नहीं कर सकती थी, जो वो पॉसेस ही नहीं करती। वहां पे ये रूल बना दिया गया था 1316 में कि वुमेन सक्सेशन नहीं होगा फ्रेंच का, मतलब होगा मेन सक्सेशन ही। आज भी मतलब वही सब चीजें हैं जैसे कि वो उस टाइम पे जो थी। उसके बाद देखिए इंडिया में भी जो ये सब होता है कि जैसे जो जमीन जायदाद मेल को दी जाती है वुमेन को नहीं दी जाती है। आजकल बहुत सारे राइट्स हो चुके हैं कि वुमेन भी पूरी बराबर की साझीदार है, लेकिन इसमें उस टाइम पे यही कहा गया था कि 1316 में कि भैया जो जो फ्रांस का गद्दी मिलेगी वो फ्रांस के ओरिजिनल जो राजा के ओरिजिनल जो लड़का होगा उसको मिलेगा, लेकिन वुमेन को नहीं मिलेगा। और इसीलिए एडवर्ड थ्री को मना कर दिया गया था, और इसीलिए काफी दिनों तक ये वॉर चला था। 100 ईयर वॉर था फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। फिर बैटल ऑफ वाटरलू किससे रिलेटेड है? देखिए बैटल ऑफ वाटरलू वो लास्ट बैटल है जिसमें नेपोलियन को हरा दिया गया था। नेपोलियन फ्रांस का था, और ये लड़ी कब गई थी? लड़ी गई थी संडे था उस दिन, और 18 जून 1815 को। ये रट डालना एकदम, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बैटल ऑफ वाटर सॉरी बैटल ऑफ वाटरलू कब लड़ा गया था? 18 जून 1815 को। वाटरलू कहाँ पे? बेल्जियम में है। ये उस टाइम पे यूके का पार्ट था, नीदरलैंड के आसपास। और इसमें जो फ्रांस की आर्मी थी नेपोलियन बोनापार्टे की, उसको हरा दिया गया था। 7 कोलिशन ने हराया था इसमें, और ये आप याद रखिएगा। और उसके बाद फिर ब्रिटिश ने इसको एग्जाइल कर दिया था, मतलब उसको वहां पे एक सेंट हेलेना में एक रिमोट आइलैंड में छोड़ दिया था 1815 में। और फिर 6 साल तक वो वहां पे तड़पने के बाद उसकी डेथ हो गई थी 51 साल में। तो नेपोलियन मरा कब था? 1881 में, सॉरी 1821 में। और ये बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था 1815 में। ठीक है। देखिए इसमें एक चीज और है कि एक शिवम चौधरी जी हैं हमारे, अ, ये सब्सक्राइबर, उन्होंने काफी दिनों से बोला हुआ है, और इसीलिए मैंने ये एक्चुअली वर्ल्ड हिस्ट्री का बनाया है। वो डेली मुझे रिमाइंड कराते हैं। तो शिवम चौधरी जी ने बोला था कि उनका नाम ले लीजिएगा, और मैंने ये शुरू में भूल गया था, लेकिन अ, ये मेन जो है वो काफी सारे लोगों ने और भी बोला था, लेकिन शिवम चौधरी जी ने हमको लगातार जो हमको रिमाइंड कराया है, तो इसलिए शिवम चौधरी जी के लिए स्पेशल है ये एडिशन। ठीक है। शिवम चौधरी जी आप जहां भी सुन रहे हो प्लीज इसको सुनिएगा, 27 मिनट 32 सेकंड के आसपास। फिर देखिए क्रीमियन वॉर के बीच में अगर आप देखें क्रीमियन वॉर, देखिए क्रीमियन वॉर क्या हुआ था, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखिए क्रीमियन वॉर क्या था? मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट थी। ये अक्टूबर 1853 से लेके फरवरी 1856 तक चली थी। ठीक है। और इसमें क्या हुआ था? रशिया ये हार गया था वॉर, और ये उस टाइम पे देखिए रशिया एक्सपैंड कर रहा था एक्चुअली। ओटोमन एम्पायर, फ्रांस और ब्रिटेन और सर्डानिया ने मिलकर इसको हरा दिया था। इमीडिएट कॉज क्या था इसका क्रीमियन वॉर का? देखिए बहुत सारे रीजन थे। इमीडिएट वॉर वो जो इमीडिएट जो रीजन, तो ये जो क्रीमियन वॉर है, ये अगर आप देखें इसकी समरी, तो ये कब से कब तक चालू हुआ था? देखिए ये पूरा ये चालू हुआ था 16 अक्टूबर 1853 से लेके 30 मार्च 1856 तक हुआ था ये। और इसमें रशिया हार गया था, और ये जो बाकी एलाइड फोर्सेस थी इनकी विक्ट्री हो गई थी। और फाइनली इसमें ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई थी, तब जाके ये वॉर एंड माना गया। ओटोमन एम्पायर था, रशिया और सॉरी ओटोमन एम्पायर, फ्रांस और ब्रिटेन और सर्डिनिया एक तरफ थे, रशिया अलग था। लेकिन रशिया एक्चुअली काफी ज्यादा एक्सपैंड कर रहा था, तो इसलिए भी हुआ था। मेन तो कॉज जो था, एक इमीडिएट रीजन ये था कि देखिए फ्रेंच जो है वो प्रमोट कर रहे थे रोमन कैथोलिक्स के राइट्स को, रशिया प्रमोट कर रहा था ईस्ट ऑर्थोडॉक्स के चर्च को। तो जो चर्च जो उस समय क्रिश्चियनिटी के जो दो मेन ये थे, उसमें अगर आप देखें उनमें उनमें ये एक तरह से वॉर था। फ्रेंच एक दूसरे मतलब कैथोलिक्स को सपोर्ट कर रहे थे, और रशिया सपोर्ट कर रहा था ऑर्थोडॉक्स चर्च को। तो इसीलिए फिर ये जो राइट्स थे क्रिश्चियन माइनॉरिटी के होली लैंड में, जो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था, उसकी वजह से ये इमीडिएट कॉज था इसका, क्रीमियन वॉर हुआ। ये देखिए मेन ये हुआ कि जब रशियन जो ट्रूप्स थे उन्होंने 1853 में एक डेनुबे करके जगह है यूरोप में, उसको एक तरह से कब्जा कर लिया था उसमें। उससे वो पहले वो ओटोमन सुरजेनिटी में थी, और फिर वो रोमानिया में हो गई थी, अभी इस समय जो रोमानिया में पार्ट है। तो ये डेनुबे में रशिया ने एक्सपैंड करना चालू किया। और फिर उसके बाद जो ओटोमन एम्पायर यानी कि जो टर्की बाद में बन गया, ओमार पाशा ने उसको लीड किया और फाइनली रशिया को हरा दिया।
ठीक है, तो ये सब चीजें हुई थी क्रीमियन वार का। देखिए मेन चीज याद क्या क्या करनी है, पहली बात तो डेट 1853 से लेकर 1856 तक हुआ था। रीजन क्या क्या थे, वो दो जो क्रिश्चियन के जो दो मेन हैं उसमें, उनके बीच में फ्रांस दूसरों को सपोर्ट कर रहा था, बाकी लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। रशिया जैसे ऑर्थोडॉक्स को सपोर्ट कर रहा था, रशिया हार गया फाइनली। और ये जो वॉर है खत्म कैसे हुआ, ट्रीटी ऑफ पेरिस से। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो क्रीमियन वॉर है, ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई कब हुई, 30 मार्च 1856 को। तब जाके ये वॉर खत्म हुआ क्रीमिया का। और इसके बाद रशिया को बैन कर दिया गया था कि ये वॉरशिप नहीं ला सकता था ब्लैक सी में उस टाइम पे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए जो रिजल्ट और भी थे कि क्रिश्चियंस को और ऑफिशियल इक्वलिटी प्रदान कर दी गई। ऑर्थोडॉक्स जो चर्च है उसने रिगेन कर लिया था जो कंट्रोल है पूरा क्रिश्चियन चर्च का। फिर उसके बाद कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये किसने बोला था, एडोल्फ हिटलर इज जर्मनी। मतलब एडोल्फ हिटलर जर्मनी है, जर्मनी एडोल्फ हिटलर है। जो प्लेज करेगा हिटलर को वो अपने आप जर्मनी को प्लेज करेगा, ये बोला था आर हेस ने। याद रखिएगा इनका नाम। उसके बाद ये हु सेड आई एम द स्टेट, किसने बोला था कि मैं स्टेट हूं, ये बोला था लुइस 14th जो कि फ्रांस के थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, देखिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1820 से 40 तक के पीरियड को बोलते हैं। एक तरह से इसमें फ्यूडल सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था कैपिटलिज्म की तरफ, और नई नई मशीनें लगाई जा रही थी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जा रही थी, प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा था। उसके बहुत सारे इम्पैक्ट है। देखिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो बहुत बड़ा टॉपिक है, सिर्फ मैंने आईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कवर किया है, और अगर आगे आप लोग को पसंद आएगा तो और थोड़ा सा कवर कर दूंगा और ज्यादा डिटेल में। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के फाउंडर कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये स्टार्ट की थी 220 से लेके 206 बीसी में क्वीन सी हुआंग ने, जो कि पहले एम्परर थे चाइना के, लेकिन इसको फिर धीरे धीरे रिबिल्ड किया, मेंटेन किया और ज्यादा इसको एनहेंस किया। ये किसने किया, मिंग डायनेस्टी ने किया 1368 से लेके 1644 तक। फिर उसके बाद और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बैटल ऑफ ट्रैफलगर ये कहाँ पे हुआ था, देखिए एक नेवल बैटल था ये, और ये ब्रिटिश रॉयल नेवी के, एक तरफ ब्रिटिश रॉयल नेवी थी और दूसरी तरफ थी फ्रेंच और स्पेनिश नेवी, ठीक है। 1805 में हुआ था, 21 अक्टूबर 1805 में हुआ था, और ब्रिटिश इसमें जीत गया था। ये आप याद रखिएगा, लोकेशन स्पेन, ये कैप ट्रैफलगर करके है। अलेक्जेंडर की डेथ हुई थी 323 बीसी में बेबीलोन इराक में। कोल्ड वॉर अभी मैंने आपको बताया, जियोपॉलिटिकल टेंशन थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ईस्टर्न ब्लॉक, यानी कि ईस्टर्न ब्लॉक को कौन लीड करेगा, ईस्ट में रशिया, और वो था वॉर्सा पैक्ट वाला, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉक को लीड कर रहा था यूएसए, और उनमें नाटो है और नेटो है। 29 मेंबर हैं, अभी लेटेस्ट उसमें मोंटेनेग्रो ने ज्वाइन किया है, ये सब हम देख चुके हैं। ब्रसल्स में उसका हेडक्वार्टर है, आज भी जिंदा है नेटो। वॉर्सा पैक्ट खत्म हो गया, कोल्ड वॉर चला है 1947 से लेकर 1991 तक। डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड ऑफ सिटीजन, ये किससे रिलेटेड है, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। प्रोफेसर रामसे मोयर ने ये बोला था कि कैबिनेट को बोला था स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट। फाउंडर मेंबर रशिया पॉपुलिस्ट मूवमेंट का था ये मिखाइल बाकुनिन। ये किसने बोला था कि स्टेट एग्जिस्ट करता है क्योंकि क्राइम एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में, अदरवाइज स्टेट की कोई जरूरत नहीं, ये बोला था हर्बर्ट स्पेंसर ने। ये किसने बोला था, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये बोला था 16वें राष्ट्रपति यूएसए के थे जो अब्राहम लिंकन ने। मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, ये बोला था अरिस्टोटल ने। ये किसने बोला था, ही हु डज नॉट लिव इन अ स्टेट मे आइदर बी अ सेंट और एन एनिमल, ये बोला था अरिस्टोटल ने। ओनली द डेड हैव सीन द एंड ऑफ द वॉर, प्लेटो ने बोला था मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन। रूसो ने बोला था गो बैक टू द नेचर, रूसो ने बोला था व्हेन देयर इज नो लॉ नो लिबर्टी, ये बोला था जॉन लॉक ने। ये एक्चुअली पूरा ये नहीं है, देखिए जॉन लॉक के कुछ कोट दिए हुए हैं, व्हाट वर इज यू मास्टर्स यू। उसके बाद वी आर लाइक चैमेलियंस, ये वाला भी बोला था जॉन लॉक ने। ऑल मैनकाइंड बीइंग इक्वल एंड इंडिपेंडेंट, नो वन ऑट टू हार्म एनीवन इज लाइफ, ये वाला भी इन्होंने बोला था। व्हेन देयर इज अ स्टेट देयर कैन बी नो फ्रीडम, बट व्हेन देयर इज अ फ्रीडम देयर विल बी नो स्टेट, ये बोला था व्लादिमीर लेनिन ने। अब देखिए उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। रिवर टाइग्रिस और यूफ्रेट्स ये एसोसिएटेड है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन किसको बोला जाता है, मेसोपोटामिया को ही। देखिए मेसोपोटामिया 4000 बीसी से लेके 6th सेंचुरी बीसी तक रही है। इजिप्टियन उसके बाद 3400 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। हड़प्पन हमारी वाली इंडस वैली वाली 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक, और चाइनीज जो सिविलाइजेशन है 1765 बीसी से लेके 250 बीसी तक, ठीक है। उसके बाद एक गिफ्ट ऑफ नाइल किसको बोलते हैं, नील नदी जो है ये इजिप्ट में है एक्चुअली ये।
और ये बोलते हैं किसको, इजिप्ट को। मास्टर ऑफ ग्रीक कम्युनिटी बोलते हैं अरिस्टोफेंस को। ओलंपिक गेम सबसे पहली बार हुए थे 776 बीसी में। फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन बोला जाता है हिप्पोक्रेटस को। रोम कब बना था, 1000 बीसी के करीब। तो देखिए ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पहला पार्ट था, आईबी का इंग्लिश वाला है। कुछ और मैं अभी एमसीक्यू वाले पार्ट एमसीक्यू आपको बता दूंगा जैसे आईबी में आते हैं, और प्लस जो पुराने सालों के जो क्वेश्चन पूछे गए क्या पता वो भी रिपोर्ट जाए, वो मैं अगले वीडियो में दे दूंगा। अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट कर जरूर करिएगा, जिससे मुझे ये पता लगे कि हाँ ये आप लोगों को पसंद आया। और यूपीएससी मेंस के लिए जो और थोड़ी सी डिटेल इसमें देनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें पूरा उनको रीजंस पता होने चाहिए, कॉजेज, रिजल्ट, वो सब चीजें। देखिए थोड़ा बहुत इसमें एक आइडिया लग सकता है, लेकिन अगर आपको ये चाहिए ऐसा तो मैं उसको बना दूंगा, कल तक का टाइम दीजिए। हिंदी वाला जो है वो कल करेंगे। देखिए थोड़ा बहुत इसमें देख सकते हैं हिंदी वाले में भी। अच्छा हिंदी वाला ये बचा हुआ है अभी, देखिए ये युद्ध जो है मेन, ये देख लीजिए विश्व इतिहास के कुछ प्रमुख युद्ध देख लीजिए। मैराथन का युद्ध हुआ था 419 ईसा पूर्व यानी कि 490 बीसी में यूनानियों और ईरानियों के मध्य में। क्रूसेड वॉर वो हुआ था 1095 से लेके 1272 ईसाई और तुर्की के मध्य में। शतवर्षीय युद्ध यानी कि 100 वर्ष का जो युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था 1337 से लेके 1453, अभी मैंने बताया आपको। फ्रांस में सक्सेशन के लिए हुआ था कि फ्रांस की गद्दी पे कौन बैठेगा, जब उनके राजा मर गए थे बिना संतान के। सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था 7 साल का ब्रिटेन और स्पेन के बीच में, ठीक है। नहीं ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में होता है, यहाँ पे स्पेन नहीं है, मेन तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में होता है। अमेरिका स्वतंत्रता का युद्ध हुआ था 13 कॉलोनीज ने जो किया था 1776 से लेकर 83 तक, ठीक है। उसके बाद वाटरलू का युद्ध 1815 में, अभी हमने देखा नेपोलियन का लास्ट युद्ध था, उसको कैप्चर करके फिर एक रिमोट आइलैंड में भेज दिया गया तो दूर। अफीम युद्ध, ओपियम युद्ध अभी हमने देखा, 2 युद्ध हुए थे ब्रिटेन और चाइना के बीच में। उसके बाद अगर आप देखें, देखिए 2 अफीम वॉर हुए थे, एक हुआ था 1839 से लेकर 1842 तक और दूसरा 1856 से लेकर 1860 तक, ठीक है। 2 याद रखिएगा ब्रिटेन और चाइना के बीच में। अमेरिका गृह युद्ध 1861 से लेकर 65 तक, ठीक है। उसके बाद जो अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था। चीन जापान युद्ध 1937 से 45 तक। रूस जापान युद्ध 1904-5 में, और उसके बाद सुएज नहर का निर्माण हुआ था 1956 में। वियतनाम युद्ध हुआ था 1955 से 75 के बीच में, कम्युनिस्ट वियतनाम और जो ये गैर कम्युनिस्ट वियतनाम था, ठीक है। उसके बाद ये मतलब एक को यूएस सपोर्ट कर रहा था, एक को रशिया। भारत पाकिस्तान तो आप जानते हैं 1965, 71, 47, फिर कारगिल। अरब इजराइल युद्ध 1973 में, इजराइल एवं मिस्र, सीरिया और अन्य अरब राष्ट्रों के मध्य में। इराक ईरान युद्ध था 1980 से 88 तक। ऑकलैंड युद्ध हुआ था ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच में। फाइनली खाड़ी युद्ध हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में राष्ट्रों के गठबंधन और इराक के मध्य में। ये बहुत सारे लोगों ने बोला था, इसलिए मैंने फाइनली ये बनाया है। अभी आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा, कल तक बना दूंगा इसका दूसरा पार्ट हिंदी वाला, और प्लस जो बचे हुए एमसीक्यूज हैं। और अगर यूपीएससी के लिए भी अगर आप लोग कोई है ऐसे यूपीएससी वाले भी फॉलो करते हैं तो प्लीज बता दीजिएगा, थोड़ा और डिटेल में बेसिक पॉइंट आपको बता दूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।